All right. What we did in our last class? What we did in our last class? Shrishti? Yes, ma'am. Tell me. Ma'am, मैम सोशल सिक्योरिटी की क्लास टॉपिक लिखाए थे आप। Okay, what else? यस मैम। सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या डिस्कशन हो गया अभी तक? मैम सोशल सिक्योरिटी में उसका फीचर्स लिखा दिए थे आप पूरा। Social insurance, social assistance, it was already done. यस मैम। Today we had to start all the acts which are related with social security. Okay, Yes, or this, you can also say security laws. Okay, and the very first one is Workmen Compensation Act. Start with Workmen Compensation Act. Start writing. Start like this. Some of the important social security law are: number one, Workmen Compensation Act. In our last class, we roughly discussed about Workmen Compensation Act. What is it? Who will be telling? कौन बताएगा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में क्या क्या बताया गया था? अरविंद कुमार, you are there? Yes, ma'am. Switch on your camera. बताइए, वर्कमैन लास्ट क्लास में थे आप? नहीं मैम, हाँ, एब्सेंट है। एब्सेंट थे। बिट्टू, you were there? नो मैम, नो मैम। अभी तो क्लास भरा हुआ, फिर किन से था? सत्यम, सत्यम भी शायद बाद में ज्वाइन किया था। ऑफलाइन क्लास में कितने लोग थे? आई थिंक ज्योति आप तो थे, चांदनी। बताइए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या बताया गया था? ज्योति, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में क्या काम है? किस चीज के लिए ये एक्ट था? देखिए, जब आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जब आप काम करेंगे, काम करने के दौरान अगर किसी टाइप का एक्सीडेंट अगर होता है, राइट, देन it will be the obligation of employer to give compensation in that case. ठीक है, यानी कैसे लिखेंगे? राइट डाउन इन 1923। देखिए, ये अभी सोशल सिक्योरिटी का ये सबसे फर्स्ट एक्ट है, ठीक है, ये सबसे पहले यही एक्ट आया है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। सो स्टार्ट लाइक दिस। इन 1923 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1923 the government of India passed the Workmen's Compensation Act. Passed the Workmen Compensation Act. Full stop. This act marked the beginning of social security in India. This act marked the beginning of social security system in India. The main object of this act, is to impose upon the employer an obligation to pay compensation. An obligation to pay compensation to worker. To worker. Ma'am, ये line से the main object. Obligation to pay compensation to worker
for accident arising out of and in the course of employment. मैम एक्सीडेंट क्या बोलिए आप? Arising out of and in the course of employment. ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन में ये सारा डिटेल दिया हुआ है कि जब एक्सीडेंट होता है, किस टाइप का एक्सीडेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेट किया जाता है। और ये चीज को डिफाइन करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में 4 शेड्यूल है। ऑलराइट, टोटल 4 शेड्यूल्स आर देयर। शेड्यूल 1 में ये इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 1 में इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इंजरीज का सारा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, शेड्यूल 1 डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज गिवन। ठीक है, शेड्यूल 2 में लिस्ट ऑफ पर्सन दिया हुआ रहता है, मतलब किसको हम कवर करेंगे, किसको हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, लिस्ट 3 में किस किस ऑक्यूपेशनल डिजीज को हम कवर करेंगे, राइट। और लास्ट में किस चीज के लिए कितना रेट दिया जाएगा, किस चीज के लिए कितना रेट दिया जाएगा, इन द सेंस कि अगर मेरा अंगूठा कटा है तो कितना रेट है। ठीक है, टोटल डिसेबलमेंट है तो कितना रेट है, पार्शियल डिसेबलमेंट है तो कितना रेट है। ठीक है, इस तरीके से शेड्यूल में लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, इसीलिए ये फील नहीं होगा किसी को भी कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुआ है, इसको ज्यादा दिया गया है, इसको कम दिया गया है, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन इन द एक्ट इटसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो सारा चीज अब लिख लीजिए। मतलब समझ में आ गया वर्कमैन कंपनसेशन में हम क्या डील करते हैं, वो समझ में आ गया एवरीवन? यस मैम। ठीक है, विकास कुमार आप तो शायद अभी ज्वाइन किए हैं। जी मैम। ऑलराइट, आगे लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन में, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट to give workers greater freedom from anxiety and to make industry freedom from anxiety and to make industry more attractive to workers. To make industry more attractive to workers. The act has been amended several times. The act has been amended several times. The act implies to all permanent employees. Remember, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का जो बेनिफिट है वो परमानेंट एम्प्लॉइज को ही दिया जाता है, कैजुअल एम्प्लॉइज को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सो इट अप्लाइज टू परमानेंट एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन रेलवेज, फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, mechanically propelled vehicles, mechanically propelled 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 vehicle VEHICLES, construction work। मैम एक बार फिर से बोलिएगा। कहाँ से मैम ये बोले नहीं, मशीन, ये रेलवे, फैक्ट्री, रेलवे सब कॉमा देते जाइए, रेलवेज कॉमा, फैक्ट्रीज कॉमा, माइंस कॉमा, प्लांटेशन कॉमा, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल कॉमा, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड सर्टेन अदर हजार्डियस ऑपरेशन। ठीक है, किसी टाइप का हजार्डियस मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हजार्डियस? What is hazardous? Harmful. खतरा वाला कोई भी जॉब अगर होता है, इस टाइप की जॉब में अगर आपको प्लेस किया जाता है, लाइक कुछ ऐसा मशीन आप चलाने के लिए है,
जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है अगर थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान हटा तो। एंड रिमेम्बर एक चीज और है इसमें वर्कमैन कंपनसेशन में कि अगर एम्प्लॉयज के नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी टाइप का एक्सीडेंट होता है तो उस केस में आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, राइट। अगर नेग्लिजेंस की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली कंपनसेशन विल नॉट बी गिवन, राइट। यहाँ पे आपको एक कमिश्नर भी अपॉइंट होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। अगर एम्प्लॉयर कन्विंस है कि हाँ मेरी वजह से, मेरे काम कर देने की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, देन जो आपका पॉइंट है, जितना आपका अमाउंट है वो आप कंपनसेट कर देंगे, एम्प्लॉय को दे देंगे। लेकिन इन केस अगर एम्प्लॉयर एग्री नहीं होता है तो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एक मत तक लाने के लिए कमिश्नर ही डिसीजन देते हैं, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़िए, कहां तक लिखे? कंस्ट्रक्शन वर्क लिख लिए। एंड certain other hazardous operation, full stop. It does not apply to members of armed force. It does not apply to members of armed force. इसके अलावा कैजुअल वर्कर्स, ठीक है, इन सब पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एंड वर्कर्स कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में अगर कवर कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा, ठीक है, समझ आया। कोई एक एम्प्लॉय दो एक्ट से बेनिफिट नहीं ले सकता, या तो वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से बेनिफिट लेगा या तो वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से बेनिफिट लेगा, समझ आई बात? यस मैम। ओके, प्रोसीड नाउ। लिख लिए यहाँ तक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। आगे लिखिए, द स्टेट गवर्नमेंट administer this act and are empowered to extend the application. स्टेट गवर्नमेंट का क्या बोले थे? State government administer this act and are empowered to extend the application of this act to other classes of persons or diseases not covered by the act. The state government क्लासेस के बाद में classes of persons or diseases not covered by the act. Full stop. The state government have appointed labor compensation commissioner for the settlement of dispute case. राइट, जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करने के लिए लेबर कंपनसेशन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉयर को देना चाहिए वो अमाउंट या नहीं, राइट। आगे लिखिए, अंडर दिस एक्ट द एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे द कंपनसेशन Under this act, the employer is liable to pay the compensation in case of personal injury, caused by accident arising out of and in the course of employment. Under this act, the employer is liable to pay the compensation in case of personal injury caused by accident arising out of and in course of employment.
इसमें और कंडीशन है कि 3 दिन तक कम से कम कोई भी बीमार रहता है तो ही आपको वो कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, 3 दिन से पहले कोई भी चीज हुआ और 3 दिन से पहले अगर आप रिकवर हो जाते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम ऑन दिस वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, तो नो कंपनसेशन इज हाउएवर payable if the incapacity does not last for more than 3 days or if it is caused by the default of the worker, or if it is caused by default of the worker। यानी किस किस केस में नहीं मिलेगा वो आप समझ गए। किस किस केस में नहीं मिलेगा? मैम जब वो कैजुअल वर्कर होगा तब। ठीक है, तो 3 दिन के अंदर रिकवर हो गया जो भी उसको हुआ था, ठीक है। डिफॉल्ट कम्युनिटी उसको एक्सीडेंट हुआ ठीक। था। बिल्कुल सही। आगे लिखिए, और नॉट रिजल्टिंग इन डेथ, ये लिख लिए। बिसाइड, फुल स्टॉप के बाद बिसाइड्स बॉडी इंजरी, beside body injury, compensation is also payable. Beside body injury, compensation is also payable in case of certain occupational disease. In case of certain occupational disease as given in Schedule 3. मैम इन केस ऑफ सर्टेन, इन केस ऑफ सर्टेन ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशन की वजह से अगर कोई डिजीज अगर होता है तो उस केस में शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है कि कौन कौन सा डिजीज हम कवर करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर कवर करते हैं, वो सारा चीज मेंशन रहता है। अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रेट होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोल माइन सब अंडरग्राउंड काम होता है वहां पे। ठीक है, तो वहाँ कंप्रेस्ड एयर का प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वो उस सारे केस में अगर आपको किसी टाइप का नुकसान होता है, राइट, ये सारा प्रॉब्लम अगर होता है, सांस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो कंपनी बेयर करती है। ठीक है, आगे चलिए। फॉर दिस पर्पस इंजरी हैज बीन डिवाइडेड इंटू 3 categories: causing death, total or partial permanent disablement, total or partial permanent disablement, temporary disablement। ठीक है, इंजरी को इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है कि क्या डेथ काउजिंग कुछ हुआ है या फिर कोई टोटल या पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है। परमानेंट डिसेबलमेंट मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हाथ कट गया, ये तो हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे मतलब डिसेबलमेंट ही कहेंगे ना, ये तो हम लोग का परमानेंट ही डिसेबलमेंट हो गया ना। ठीक है, तो आपका किस कैटेगरी में लाई करता है वो आपको देखना पड़ेगा, टोटल पार्शियल परमानेंट है या टेम्पररी डिसेबलमेंट है या काउजिंग डेथ है। समझ आया? अब जैसे कहीं कुछ कट गया है तो कट गया है तो फिर कुछ टाइम के बाद, या एक्सीडेंट हो गया है तो कुछ टाइम के बाद हम रिकवर कर सकते हैं, राइट। 1 महीना लगा या कितना भी टाइम लगा, उसके बाद हम रिकवर कर लिए तो वो हम कैटेगराइज करेंगे टेम्पररी डिसेबलमेंट में। ठीक है, पैर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो 1 महीना प्लास्टर वगैरह रहा, उसके बाद ठीक हो गया, तो ये क्या हम कंसीडर करेंगे, टेम्पररी डिसेबलमेंट में। ठीक है, आगे बढ़िए। द रेट ऑफ कंपनसेशन has been given in Schedule 4 of the Act. कौन सा शेड्यूल मैम? Schedule 4
ये चारों शेड्यूल आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए एक जगह शेड्यूल लिख लीजिए कि शेड्यूल 1 में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी, ठीक है, अभी ही लिख लीजिए। शेड्यूल 1 डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी, शेड्यूल 2 लिस्ट ऑफ द पर्सन, शेड्यूल 3 ऑक्यूपेशनल डिजीज, शेड्यूल 4 रेट ऑफ द कंपनसेशन। अब नेक्स्ट एक्ट आपका पास हुआ था ये सोशल सिक्योरिटी के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। It was enacted to provide uniform standard for maternity protection. कैमरा सबका ऑन रहेगा, अदरवाइज अटेंडेंस एक्सपेक्ट मत करिए। It was enacted to provide uniform standards for maternity protection. It applies in the first instance. To all factories, mines and plantations, except those to which the Employees State Insurance Act applied. Except those to which Employees State Insurance Act applies. अगेन यहाँ पे वही चीज आ गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, अगर आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में क्या हो रहा है, हमको ये सारा बेनिफिट मिल जा रहा है। सिकनेस बेनिफिट भी मिल रहा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कवर है तो उसको सिकनेस बेनिफिट भी मिल रहा है, मैटरनिटी बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन का भी जितना बेनिफिट आप देख रहे हैं वो भी मिल रहा है। तो आप किसी एक से कोई फायदा उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ईएसआई से भी फायदा उठा रहे हैं और बाकी एक्ट से भी फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो वही आप लिखिए अभी कि ये सिर्फ तभी हो पाएगा, ये मैटरनिटी एक्ट से तभी आप बेनिफिट उठा पाएंगे जब आप ईएसआई से बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। तो अगर आप ईएसआई से बेनिफिट ऑलरेडी उठा रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। समझ आ गया? Yes or no? अब लिखिए पर्पस ऑफ दिस एक्ट, to regulate the employment of the woman in certain establishment for certain specified period, before and after childbirth. Second, to provide for the payment of maternity benefit to women workers. To provide for certain benefit in case of miscarriage, 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 premature birth, or illness arising out of pregnancy. ठीक है। अब बेनिफिट क्या क्या मिलता है वो लिखिए। आपको जनरली इसमें जो लीव मिलता है वो 12 वीक से लेकर के 26 वीक तक का आपको लीव मिल सकता है, ठीक है, पेड लीव। तो राइट डाउन मैटरनिटी बेनिफिट, और हाँ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन पे मिलता है, मतलब 2 बच्चे तक आपको ये बेनिफिट मिलता है। लिखिए मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वुमेन गेट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स for the woman having 2 surviving children.
मैम 12 वीक 12 वीक्स टू 26, पहले था 12 वीक, उससे इंक्रीज करके 26 वीक किया गया है। ठीक है, वही आप लोग लिख रहे हैं, मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वुमेन गेट्स इंक्रीज फ्रॉम 12 वीक टू 26 वीक फॉर द वुमेन हैविंग 2 सर्वाइवल चिल्ड्रन। Women having more than 2 surviving children, women having more than 2 surviving children will get 12-week leave, will get 12-week leave from her workplace. यानी थर्ड चाइल्ड पे फिर 26 से घट के फिर 12 वीक लीव मिलता है। इसके अलावा अगर आप एडॉप्टिंग मदर हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलता है, तो वो लिखिए, एडॉप्टिंग मदर विल गेट द बेनिफिट ऑफ 12 वीक मैटरनिटी लीव। एडॉप्टिंग मदर या कमिशनिंग मदर भी बोल सकते हैं आप, कमिशनिंग मदर एंड एडॉप्टिंग मदर, इन 2 टाइप की मदर को मिलेगा आपको 12 वीक का मैटरनिटी लीव। ठीक है, इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी भी दिया जाता है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पॉसिबल है वर्क फ्रॉम होम, वहां पे वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्रेचेस फैसिलिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किए थे इंट्राम्यूरल में, लेबर वेलफेयर में, रिमेम्बर, Yes. वो लिख लीजिए, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ क्रेचेस when introduced organization having more than 50 employees। ठीक है, 50 वुमेन एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो क्रेचेस फैसिलिटी भी दी जाएगी। फाइन, तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलता है इस एक्ट के अंदर। अब मैटरनिटी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो आपका है सोशल सिक्योरिटी के अंदर, वो ESI जो अब तक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो जान लीजिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया था 1948 के टाइम। ठीक है, तो आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 लिखिए। अभी तक जितना डिस्कशन हुआ थोड़ा बहुत तो ब्रीफिंग हो चुका होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है जब आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का बेनिफिट दिया जाता है। क्या क्या बेनिफिट दिया जाता है? एक तो अभी आप मैटरनिटी देखिए कि अगर मैटरनिटी बेनिफिट अगर हम उससे ले रहे हैं ESI में ले रहे हैं तो यहाँ पे नहीं लेंगे। एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में आप देखिए, अगर हम वहां पे बेनिफिट ले रहे हैं ESI में तो वर्कमैन कंपनसेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, यानी सिकनेस बेनिफिट वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा डिसेबलमेंट बेनिफिट है, तो ये सारा बेनिफिट आपको ESI में मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते आप इसके अंदर जो कंडीशंस दिया है उसमें अगर लाई करते हैं तो। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस है वो यू नीड टू राइट डाउन। द ESI आप शॉर्ट में लिखिएगा। It is to provide medical facilities. It is to provide medical facilities and unemployment insurance to industrial workers during their illness. During their illness. Full stop. The act provides medical benefit in the form of medical attendance, treatment, drugs या मेडिसिन के बारे में बोला जा रहा है, and injections to insured persons and to members of their families where the facility has been extended to the families also.
ठीक है। इसके अलावा ESI फैसिलिटी नॉन सीजनल वर्कर को भी दिया, नॉन सीजनल फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, 20 या 20 से अधिक अगर वर्कर हैं तो उन लोगों को भी प्रोवाइड होता है, राइट। सो राइट डाउन ESI इज एप्लीकेबल टू ऑल नॉन सीजनल फैक्ट्रीज रन विथ पावर and employing 20 or more person. ठीक है, अब कैसे कैसे एम्प्लॉइज को यहाँ कवर किया जाता है, तो राइट डाउन मैनुअल, कॉमा क्लरिकल, सुपरवाइजरी एंड टेक्निकल, इतने टाइप के एम्प्लॉय कवर्ड हैं। लेकिन ये भी इंश्योर करना है कि उनका सैलरी 21,000 पर मंथ और बिलो होगा, तो ही ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। तो लिखिए नॉट ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ ₹21,000, नॉट ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ ₹21,000 पर मंथ और बिलो, ठीक है। दिस एक्ट इज अ लैंडमार्क, दिस एक्ट इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, and its object is to introduce social insurance. Its object is to introduce social insurance for workers. ठीक है, और ESI भी आपका इंश्योरेंस, याद रखिए आपने स्टेटमेंट लिखा सोशल इंश्योरेंस, तो सोशल इंश्योरेंस मतलब क्या हुआ रोशन? सोशल इंश्योरेंस यानी क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इंश्योरेंस? इज इट कंट्रीब्यूटरी और नॉन कंट्रीब्यूटरी? कंट्रीब्यूटरी मैम। कंट्रीब्यूटरी, तो आपका ESI क्या हुआ? अभी आपने क्या लिखा? इट्स ऑब्जेक्ट इज टू इंट्रोड्यूस सोशल इंश्योरेंस फॉर वर्कर, दैट मीन्स इट इज कंट्रीब्यूटरी। तो ESI क्या है आपका? कंपल्सरी भी है और कंट्रीब्यूटरी भी है, ठीक है। कंपल्सरी इन द सेंस दैट ऑल द वर्कर कवर्ड अंडर दिस एक्ट मस्ट बी इंश्योर्ड, and contributory in the sense that it is financed by contribution from employer and employee both, ठीक है। Yes, ये ma'am. लाइन जरूर लिख लीजिएगा, इट इज कंपल्सरी एंड कंट्रीब्यूटरी। इसके अलावा और लिखिए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट हैज बीन इंटरेस्टेड टू एन ऑटोनोमस बॉडी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट हैज बीन इंटरेस्टेड to an autonomous body called Employees State Insurance Corporation. Employees State Insurance Corporation. The corporation is managed by the governing body. The corporation is managed by a governing body of 40 persons representing the union. 40 persons representing the union and the state government, parliament, employer and employees organizations and medical profession. Done. आगे लिखिए this body elects, which body? Employee State Insurance Corporation. So this body elects standing committee consisting of 13 members. Standing committee consisting of 13 members. ओके, जितने लोग जमा कर दिए हैं, 9 तारीख से रेगुलर आप लोगों का क्लास होगा 9 to 13, ठीक है, और ऑफलाइन क्लास होगा
और आपका यही जो अमाउंट दिए उसी से वेरीफाई हो रहा है कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, ठीक है, और कोई प्रोसेस में इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। 5 दिन या 4 दिन भी अगर आप क्लास करते हैं तो जितना अमाउंट आया है वो सारा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कहाँ तक कर लिए हम लोग? 13 मेंबर्स स्टैंडिंग कमेटी मैम जो में। पैसा नहीं दे वो क्लास नहीं करेगा। नहीं, आगे लिखिए अ थर्ड बॉडी, अ थर्ड बॉडी elects क्या लिखिए अभी, द थर्ड बॉडी कॉल्ड द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, called the medical benefit council, a third body called the medical benefit council is contributed consisting of 26 members to advise the corporation on matters relating to medical benefit, relating to medical benefit. State-wise regional board have also been constituted. The scheme is financed by the Employee State Insurance Fund, Employee State Insurance Fund, which consists of contribution, from employer and employees, grants, donations, and gifts from central and state government, local authorities, or any individual or body. The rate of contribution of employees, depend upon the daily wages. Depend upon the daily. The rate of क्या बोले? The rate of contribution of employees depends upon the daily wages. इस एक्ट में आपको 5 टाइप का बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। व्हाट आर दे? राइट डाउन। फर्स्ट इज सिकनेस बेनिफिट, सेकेंड मैटरनिटी बेनिफिट, थर्ड डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, मैम थर्ड में क्या बोली यार? डिसेबलमेंट बेनिफिट। डिसेबलमेंट बेनिफिट में जितना वर्कमैन कंपनसेशन में आपने पढ़ा है वो आ जाएगा, ठीक है। मैटरनिटी एक्ट में जो आपने पढ़ा है वो मैटरनिटी बेनिफिट में आ जाएगा, राइट। सिकनेस में कुछ जैसे लॉन्ग सफरिंग डिजीज जो होता है, लॉन्ग टर्म डिजीज जैसे टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया, ठीक है, उसमें आपका सिकनेस बेनिफिट 70% ऑफ एवरेज वेज फॉर द पीरियड ऑफ 309 डेज दिया जाता है, ठीक है। 70% सिकनेस में 70% ऑफ एवरेज वेज, 70% of the average wage for a period of 309 days if you are suffering from long term disease, ठीक है। ये आपको सिकनेस बेनिफिट में ये सारी फैसिलिटी दी जाती है। डिपेंडेंट बेनिफिट लिख लिए, मेडिकल बेनिफिट लिख लिए, 5 हो गया। 5 नहीं हुआ, पहला आपने लिखा है सिकनेस बेनिफिट, दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट, तीसरा डिसेबलमेंट बेनिफिट, चौथा डिपेंडेंट बेनिफिट और 5वां मेडिकल बेनिफिट, ठीक है। ये 5 टाइप का बेनिफिट आपको मिलता है ईएसआई में। अब नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉइज
Provident Fund Act 1952. Employees Provident Fund Act 1952. ठीक है, ये तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि ये सोशल इंश्योरेंस के कैटेगरी में आएगा या सोशल असिस्टेंस के कैटेगरी में आएगा। असिस्टेंस इंश्योरेंस पीएफ कंट्रीब्यूटरी होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। ठीक है, राइट डाउन अंडर ईपीएफ स्कीम an employee has to pay a certain contribution towards the scheme and an equal contribution is paid by the employer. What's the The EPF scheme, an employee has to pay certain contribution towards the scheme and an equal contribution is paid by the employer. The employee get a lump sum amount. The employee get the lump sum amount, including self and employer's contributions, with interest on both on retirement. As per the rule in EPF, employees whose pay is more than rupees 15,000 a month at the time of joining is not eligible and is called non-eligible employee. Employee drawing less than 15,000 per month. Employees drawing less than 15,000 per month have to mandatory become member of the EPF. आगे लिखिए, however, an employee who is drawing pay above prescribed limit can become a member with permission of assistant PF commissioner, if he and his employer agree. And remember, ये जो अमाउंट आप लिख रहे हैं 15,000, ऊपर आप लिखिए 20,000, ये अमाउंट टाइम टू टाइम वेरी करता है। ठीक है, तो जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो ये अमाउंट जरूर चेक करके बैठिएगा। ठीक है, ये वेरी करने वाला है पॉइंट अमाउंट। ठीक है, दैट्स इट। और कुछ लिख लीजिए इसमें, द रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ पीएफ, the retirement benefit in the form of PF, family pension and deposit linked insurance are available to the employees. मैम फैमिली पेंशन के बाद में क्या बोले हैं? Family pension and deposit linked insurance. ठीक है, इसके अलावा किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये जानना है। इट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू न्यू एस्टैब्लिशमेंट for 3 years from the date of establishment.
from 3 years from the date of establishment. ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अच्छा, ये बाकी सारा टर्म तो आई थिंक पता होगा आपको। फैमिली पेंशन पता होगा। ये डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम क्या है ये पता है आप लोगों को? नो मैम। देखिए, जब ये आपको मिलेगा इन केस ऑफ डेथ, ठीक है, अगर अर्निंग मेंबर का डेथ हो जाता है तो डिपेंडिंग को जो ये पैसा मिलेगा, इसलिए इंश्योरेंस है। देखिए इसमें लिखा हुआ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो सर्वाइवल को जो है या डिपेंडेंट या जो भी फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, उनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि कोई चीज टफ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ आपका सोशल इंश्योरेंस का एक्ट वगैरह खत्म होता है, ठीक है। अब बच रहा है आप लोगों का एग्जिट पॉलिसी। तो एक क्लास चाहिए होगा एग्जिट पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो लिंक पे नजर रखिएगा, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन एग्जिट पॉलिसी भी हम लोग कवर कर लेंगे। और फिर बचेगा पॉवर्टी, ठीक है। 2 क्लास और। ऑल राइट, नाउ गिव योर अटेंडेंस।